हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तक हम लोग मैट्रिसेस की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स और रैंक, एशेलॉन फॉर्म, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो नाम है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है। तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का एक छोटा सा कहूँ तो कैसे बना होगा, क्या सोच के बनाया होगा, उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हालांकि जैसा कहा जाता है कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मैट्रिसेस का एकदम हार्ड पार्ट है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ड होता है, ऐसे ही मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हार्ट का काम करता है। मतलब मैट्रिसेस की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऐसे ही निपटा देते हैं। तो इस टॉपिक को करना सबसे अच्छा माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ों को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। जो चीज़ बहुत लेंथी होती है उसको वो सेकंडों में निपटा देती है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली हम अगर ग्राफिकली देखें, हमारे पास एक वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर v, जो कैसा है अपने आप में एकदम नॉन जीरो लिया है। वी कैन कंसीडर लाइक, आप v को ऐसे ले लीजिए, वन, कुछ भी ले सकते हैं, आपके मन में जो आए वो ले लीजिए। ठीक। देन हमने एक 2 by 2 की मैट्रिक्स कंसीडर की है, ए। रैंडम मैट्रिक्स में कंसीडर कर रहा हूं 1 2 5 9। ठीक है। वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी होती है, डज नॉट मैटर, है ना। कैसी भी हो, उससे कोई, बस हम जो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसी चीज को देखेंगे। देन आई एम इंटरेस्टेड इन ए इंटू वी। ठीक है। ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी के बारे में बात करें तो दिस इज 1 2 5 9 मल्टीप्लाई बाय विद 1 2 एंड व्हाट वी सी हियर, दिस इज 1 एंड टू जब 4 मिलके कितना हो गया, 5, 5 और 18 मिलके हो गए कितने, 23। सही है। इससे कुछ बनकर आया। कैन वी से दिस व्हाट, के ए बी इज नॉट जस्ट द लैम्डा टाइम्स ऑफ वी। क्या हम कह सकते हैं कि ए बी जो वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स नहीं है किसका, वी वेक्टर का। अगर मैं यहां कितना कर दूं, देखिए अगर मैं इस 5 को बना दूं 1 2 9, और कितना बना दें, 1 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली 1 1 2 2 मिलकर 4 और एक 5, 18। तो यहाँ पर माइनस का 8 बना लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 10 हो गया, है ना। सो नाउ ऑन फॉर दिस ए, फॉर दिस ए 1 2 कैन बी, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि a इंटू बी, या a छोड़ दीजिए, आप ऐसे ले लीजिए, v इंटू वी इज जस्ट द लैम्डा टाइम्स ऑफ v, और वो कितना है, 5 टाइम्स ऑफ 1 2 है ना। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, एक तो 1 2 वेक्टर को उसी डायरेक्शन में आगे ले गई, और एक 1 2 वेक्टर को उसी डायरेक्शन में किस नहीं लेके गई, है ना, अलग डायरेक्शन में। तो जनरली क्या रिजल्ट है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी चेंज, है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग विद ए मैट्रिक्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v कैन बी चेंज, yes or no। if we get such a matrix which does not change the direction of v vector but translate, मतलब उसको क्या है, आगे पीछे कर दे, बस आगे, या तो आगे स्केलर टाइम बढ़ा दे या आगे स्केलर टाइम पीछे कर दे, तो ऐसी मैट्रिसेस हमें भी मिलेंगी। तो दो टाइप की मैट्रिसेस हमें मिल रही हैं। कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो v की डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं, और कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो b की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही हैं, है ना। तो ऐसी मैट्रिसेस जो v की डायरेक्शन को चेंज ना करें, सही है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद
मैट्रिक्स जो वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज ना करें, हम उसमें इंटरेस्टेड है ना। तो जनरली देखा जाए तो ए ने इसकी डायरेक्शन को यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन बी ने इसकी डायरेक्शन को कहाँ पहुंचाया, यहीं पहुंचाया, इसी डायरेक्शन में पहुंचा दिया ग्राफिकली, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बैकग्राउंड का। मैंने जो फील किया वो मैंने आप लोगों के साथ रखने की कोशिश की है। तो क्या थ्योरी बनेगी इसके ऊपर अब, तो लेट ए बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, लेट ए बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ, ठीक। एंड एक्स या आप वी ले लीजिए, जो आपका मना है वो ले लीजिए, है ना। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 विया वेक्टर, ठीक है। देन बाय मल्टीप्लाइंग, कौन सा मल्टीप्लाई किया है एक्स के ऊपर हमने, प्री मल्टीप्लाई, है ना। बाय द प्री मल्टीप्लाई, बाय प्री मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए, है ना, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स, है ना, सही है, मे बी चेंज्ड। तो ये हमने देखा, तो मे बी चेंज इसलिए लिखा है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद ए मैट्रिक्स, है ना। तो वो डिपेंड्स करेगा ए के बिहेवियर पर, ठीक। इफ डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर, ठीक है ना, डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर डज नॉट चेंज, दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स हो जाए, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो उसी का स्केलर मल्टीपल बन जाएगा कुछ एक्स का, है ना। सच अ एक्सपेक्टेशनल वेक्टर, such a expectational vectors are known as आइगन वेक्टर। तो ऐसे वेक्टरों को हमने नाम दिया है आइगन वेक्टर। तो आइगन मतलब एक स्पेशल करेक्टर, ऐसे वेक्टर जो अपना स्पेशल करेक्टर रखते हो। क्या करेक्टर है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद अ मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाइंग विद मैट्रिक्स, द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर कांट बी चेंज, यानी वो दे नेवर चेंज देयर डायरेक्शन, सच अ वेक्टर्स आर नोन एज आइगन वेक्टर, सही है। एंड तो नोन एज आइगन वेक्टर एंड सच अ वैल्यू लैम्डा, सच अ वैल्यू लैम्डा, ओके, आर नोन एज या इज नोन एज आइगन वैल्यू। तो ये डेफिनेशन है हमारी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, सही है। तो ये डेफिनेशन रही किसकी, अपनी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो इनके ऊपर फैक्ट क्या क्या है कि आइगन वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए आइगन वेक्टर को हम जीरो नहीं रखते हैं, है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि जीरो वेक्टर कैन नॉट बी आइगन वेक्टर, ओके ना। जीरो वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर नहीं हो सकता।
ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अगेन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. सो नाउ व्हाट वी हैव, हमने जो डेफिनेशन से निकाला है वो यही तो निकाला है कि आपके पास क्या मिल जाएगा अगर कोई भी आइगन वेक्टर है तो वो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स को होल्ड करता होगा, है ना. तो हम इसी चीज को दोबारा पिकअप कर रहे हैं और क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं फिर से इसके ऊपर. सिंस ए एक्स इज आइगन वेक्टर, then it must satisfy a x is equal to lambda x. That means what, अगर हम बोले तो एक ऐसा लैम्डा मिलेगा जो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स को सेटिस्फाई करता होगा, यानी कि दैट मीन इट हैज अ सोल्यूशन. तो दैट मीन्स हैज अ सोल्यूशन, इसके पास एक सोल्यूशन तो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना. तो और क्या कह सकते हैं कि ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज अ सोल्यूशन. तो इसके पास भी सोल्यूशन होगा, यस और नो. अगर इसके पास सोल्यूशन है तो आप x को क्या कर लीजिए, कॉमन आउट कर लीजिए. तो दिस विल बिकम ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स मिलके जीरो हैज अ सोल्यूशन. सही है. सिंस x इज व्हाट, x इज आइगन वेक्टर, तो x कैन नॉट बी जीरो. तो दिस implying determinant of a minus lambda I must be zero. So this implies that determinant of a minus lambda I is equal to zero. क्यों? Because this is becoming the homogeneous system. तो ये क्या बन गया, a minus lambda I x is equal to zero. ये होमोजीनियस सिस्टम बन के तैयार हो गया. तो होमोजीनियस सिस्टम है, x नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा. यस और नो. तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज अ सोल्यूशन, तो रिजल्ट क्या बना हमारा, रिजल्ट बना है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज अ सोल्यूशन if and only if the determinant of a minus lambda I must be how much, ये जीरो रहेगा. अब तभी इसके पास सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस रहेगी. इज दिस क्लियर? ठीक, तो समझ में आ गई बात, क्या है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मेन मेन कॉन्सेप्ट तो यही है. तो इसमें छोटी छोटी दो तीन टर्म्स और हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे. तो उसमें पहली टर्म है कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. क्या है पहली टर्म, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. A minus lambda I, the matrix of the form, a matrix of the form A minus lambda I is known as characteristic matrix. ठीक है, characteristic matrix. ठीक है, इसके बाद अगली जो वैल्यू है वो है, अगली जो टर्म है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द a माइनस लैम्डा आई. तो जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, लैम्डा की टर्म्स में निकल कर आएगा. जब लैम्डा की टर्म्स में निकल कर आएगा तो आपके पास लैम्डा की टर्म्स में क्या होगी, करेक्टरिस्टिक बन जाएगी, एक इक्वेशंस बन जाएगी, है ना. और उसी इक्वेशन का नाम है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना. तो द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज नोन एज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल.
एंड तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a minus lambda I. It is denoted by phi of lambda. सही है। तो दिस इज नोन एज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक। इसके बाद जो है वो अगली है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो अगला क्या है इसमें, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। whenever we put the determinant value equals to 0, that means determinant of a minus lambda I is equal to 0, और या सिंपली कहा जाए कि phi lambda is equal to 0 is known as the characteristic equation। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है, ये क्लियर है। ठीक। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो इसमें है एक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम चीज, एक स्पेक्ट्रम नाम की चीज आती है ना। स्पेक्ट्रम। ठीक। ये क्या चीज होती है, स्पेक्ट्रम इज द सेट, आप कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ना। अ कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक। किसी मैट्रिक्स ए की जितनी भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आई हैं, तो उन सब की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू 1 1 1 2 2 2 2 और 3 ऐसे करके आई। ठीक। देन स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ए इज गिवन बाय द सेट। तो आप 1 कितनी बार आया, 3 बार आया तो उसको एक बार ही लीजिए। 2 कितनी बार आया, 4 बार आया तो उसको एक बार लीजिए, और ऐसे 3 तो एक ही बार आया तो एक ही। तो दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, बस जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो उनको एक एक बार रखना है। ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्लियर बात। इसमें अगली टर्म है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस। ठीक। ये क्या चीज होती है, मान लो मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू है, तो सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लेकर लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लेकर लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है। किसी मैट्रिक्स ए n क्रॉस n की हमने क्या ले ली है, आइगन वैल्यू ले ली है। देन द मैक्सिमम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा आई। so we define we define spectral radius r by the maximum of the all absolute value of lambda I। जितने भी आइगन वैल्यू हो उन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। ठीक। और इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या बन जाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियस बन जाएगी। ठीक है। तो r इज नोन एज द स्पेक्ट्रल रेडियस फॉर ए। क्लियर है, स्पेक्ट्रल रेडियस क्लियर है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन अनदर रिजल्ट। पहले रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। सी, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना। क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू
1203 कह रहा है फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो ए की सभी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए और उसके सभी आइगन वेक्टर भी फाइंड कीजिए, है ना। करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या क्या आ सकते हैं उनको फाइंड कीजिए। एकदम बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए तो सिंपली अगर करेक्टरिस्टिक, तो आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए कम से कम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनानी होगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नोन एज द आइगन वैल्यू। सही है ना। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस लेमडा आई आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 0 3 माइनस लेमडा। ठीक। जस्ट पुट द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, देन व्हाट वी गेट 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइंग लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू रहने वाली है वो 1 और 3 रहने वाली है। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, अपर ट्रेंगुलर है ना। तो अपर ट्रेंगुलर की जो डायगोनल एंट्री होती है वही आइगन आइगन वैल्यूज होती हैं। ऐसी लोअर ट्रेंगुलर की जो डायगोनल एंट्री होंगी वही क्या होंगी, हमारी आइगन वैल्यू होंगी। ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री होंगी वही हमारी क्या हो जाती है, आइगन वैल्यू हो जाती है। क्लियर है बात। तो नाउ, तो दीज आर नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो इनको ही क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या ऑब्लिक इन्हीं को बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं और आइगन वैल्यू हैं। अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन आइगन वेक्टर, हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर। तो आपके पास ये जो एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जस्ट, तो हमें जो आइगन वेक्टर निकालने हैं वो गिवन जो आइगन वैल्यू आई है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग निकालने हैं, है ना, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसी में, तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो इसी मैट्रिक्स के ऊपर आप सिस्टम बना लीजिए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो सिस्टम कैसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखते ही ये बन जाएगा 0 2 0 2। ठीक। और सिस्टम ऑपरेट करा दीजिए, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो आप 2 वेरिएबल्स एक्स वाई ले लीजिए और होमोजीनियस सिस्टम बना दीजिए। ठीक। और इसको सॉल्व कीजिए। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई मिलकर कितना, 0। ठीक। सो दिस इंप्लाइंग दैट कि आप x की जगह तो कुछ भी रखिए, 0 इंटू एक्स है, x इज फ्री है, बट जब आप x की जगह कोई भी नंबर रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो 0 ही हो जाएगा, और प्लस 2y मिलके कितना, 0। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल 0। तो एक ऐसा वेक्टर जिसमें y इज इक्वल टू 0 हो और x कैन बी एनीथिंग, है ना। तो आइगन वेक्टर का जो फॉर्म आया है वो आया है किस टाइप का, x0 टाइप का, सच दैट x कैन बी एनी स्केलर फ्रॉम द फील्ड। ठीक। तो दिस इज द जर्नल स्ट्रक्चर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आप जस्ट x की जगह 1 रख दीजिए, चाहे कोई भी नॉन जीरो नंबर रख दीजिए, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते आप यहाँ, है ना। वैसे तो मैंने इसको f फील्ड लिखा है, सिंस दिस इज ट्रिवियली अंडरस्टूड कि x कभी भी जीरो नहीं होगा, आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होते, तो जीरो नहीं रखी जाएगी वहां से वैल्यू, है ना। तो आप x की जगह 1 रख दीजिए। तो 1 0 इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आइगन वेक्टर है, 1 0। ठीक। ऐसे ही आप किसके लिए निकाल देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लीजिए। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए कैसे करना होगा, लैम्डा की जगह 3 लगाइए, 3 लगाने पर आपके पास लगेगा -2 2 0 0, और सिस्टम ऑपरेट कर लीजिए होमोजीनियस एक्स वाई और 0 0। ऑन सॉल्विंग वी गेट -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y।
और दूसरी इक्वेशन से 0 into x प्लस 0 into y इज इक्वल टू 0, तो दैट्स द इक्वेशन इज सेइंग दैट x और y कैन बी एनी नंबर, बट फर्स्ट इक्वेशन सेइंग दैट x एंड y मस्ट बी इक्वल। वहां पर कोई भी नंबर हो, लेकिन पहली इक्वेशन जो कह रही है वो कह रही है कि आपका एक्स और वाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन ज्यादा तगड़ी है पहली इक्वेशन की, कि दोनों को इक्वल होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन आप कुछ भी रहिए, हमें कोई फर्क नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन दोनों की बात मानी जाएगी, फिर तो दोनों की बात ओवरऑल कंक्लूजन निकला आएगा कि x मस्ट बी इक्वल्स टू द y। तो जर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा आइगन वेक्टर का, जर्नल फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म जो दी जाएगी वो किस तरीके से दी जाएगी, x x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू f। ठीक है, फील्ड से आएगा। तो वेक्टर की जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, 1 1 टाइप की। तो ये आइगन वेक्टर हो गया लैम्डा इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, और ये आइगन वेक्टर हो गया लैम्डा इजिकल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस का थोड़ा सा यूज कर लेंगे, एल आई एल डी का, तो ऐसी कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है ना। सो नाउ आवर नेक्स्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दिस। हालांकि हमें एक क्वेश्चन और करना चाहिए था जिसमें डिपेंडेंसी आए, है ना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसी से ही काम चला लेंगे अभी। तो हम कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, कितने भी ऑर्डर की हो, बस हम अभी मान के चल रहे हैं चलो 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड वी आर सेइंग दैट λ1 एंड λ2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। λ1 λ2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू पाई है हमने इस बार। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, एंड x1 x2 are corresponding eigenvector, x1 x2 are defining as corresponding eigenvector. So now we are claiming that, क्या क्लेम है, x1 x2 are linearly independent। हम ये क्लेम करना चाहते हैं अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से। तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है, two vectors are said to be independent if we put their linear combination c1 x1 plus c2 x2 equals to 0। If we put like this, तो this imply c1 is equal to 0 and c2 is equal to 0। This is the definition of Li। Two vectors said to be Li if we put their any linear combination equals to 0, then we get must all scalar as a zero scalar। तो केवल और केवल जीरो होने चाहिए। अगर एक भी स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो डेफिनेटली दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, तो ऐसा अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारे x1 x2 क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। अब हमें दिया क्या है, λ1 λ2 किसकी वैल्यू है, आइगन वैल्यू है एक ही, है ना। तो हमें क्लेम करना है कि एल आई है, तो वी वांट, तो पुटिंग, तो क्या करेंगे हम इसमें, तो एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 x1 प्लस c2 x2 को जीरो के बराबर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। देन वी शो दैट c1 इज इक्वल टू 0 एंड c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें शो करना है। ठीक, हमने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई विद a इन इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर प्री मल्टीप्लाइंग विद a देन वी गेट, दिस इज स्केलर बाहर निकल आएगा, तो c1a x1 प्लस c2a x2 मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, अब x1 x2 क्या है, x1 x2 तो आइगन वेक्टर है, तो आइगन वेक्टर है तो वो किस चीज को सेटिस्फाई करता होगा, ए एक्स वन इज इक्वल टू λ1 x1 एंड ए एक्स टू किसके बराबर आता होगा, फिर λ2 x2 के बराबर आता होगा, इस टाइप से, है ना। तो ए एक्स वन की जगह कौन आ जाएगा, λ1 x1, और ए एक्स टू की जगह कौन आ जाएगा, λ2 x2 आ जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज c1 λ1 x1 प्लस c2 λ2 x2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर
सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन में आप लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू, वन बाई वन वी गेट व्हाट। चलो इसी भी कर लेते हैं मिनिमाइज करके। ठीक, सी, so we get one time we are multiplying with lambda 1 in equation number 1, then the term c1 lambda 1 x1 and term the c1 lambda 1 x1 cancel out, and what we get finally, so we get c2 lambda 1 minus lambda 2 into x2 is equal to 0. Since x1 is eigenvector, it cannot be 0. Lambda 1, lambda 2 are distinct eigenvalues, that therefore their difference cannot be 0. So this implying C2 must be 0. Similarly, what can be proof? C1 is equal to 0. तो C1 भी हम 0 प्रूफ कर लेंगे। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर आएंगे वो सब कैसे रहने वाले हैं? डिस्टिंक्ट रहने वाले हैं, है ना। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया? तो इफ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला? आइगन वेक्टर्स, ठीक, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, आर कैसे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा रिजल्ट बनके तैयार हुआ, पहला रिजल्ट। ये कर क्यों रहे हैं? इनका यूज हम एम जी एम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में यूज करेंगे इनको। सही है। आगे बढ़ा जाए। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अ वन क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट, गिवन है if u and b are eigenvector of A corresponding to eigenvalue 1 and 3, if small u and v are eigenvectors of A corresponding to eigenvalues 1 and 3, ठीक है, दैट मीन्स 2 by 2 की मैट्रिक्स दे रही है, देन which of the following is r correct, then which of the following is r correct। सही है। पहला ऑप्शन है u प्लस बी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, u प्लस बी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, है ना। एंड यहां पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं ओवर कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर हम इसको मान के चल रहे हैं अपनी मैट्रिक्स को, ठीक। दूसरा u माइनस बी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, ओके।
तीसरा, u प्लस बी इज नॉट आइगन वेक्टर। और चौथा है 3u प्लस वी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए। या आप चलो नन लग लीजिए, सही है, ऐसे ही काम हो जाएगा वैसे तो, सही है ना। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। सो कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा होगा को आपको कि u प्लस बी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, लेकिन वो इसका गलत आंसर है। सही है ना। सही आंसर कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। सिंस u एंड b आर आइगन वेक्टर ऑफ a करस्पॉन्डिंग टू 1 एंड 3, दैट मीन्स व्हाट, यानी कि ए यू इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ u एंड ए वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। ऐसा होल्ड हुआ होगा वहां, है ना। सो नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट देयर सम? सपोज दैट u प्लस b इज आइगन वेक्टर, है ना। इफ u plus b is eigenvector, then there exists some x1 such that a x1 is equal to sorry, हाँ, आप x1 की जगह लैम्डा वन ले लीजिए, है ना। तो a लैम्डा वन, है ना। तो उससे क्या होगा, x1 ऐसा लगेगा कि हमने आइगन वेक्टर उठा लिया, लेकिन हम आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो a कितना, a u प्लस बी मिलके कितना आ जाएगा, लैम्डा वन टाइम्स ऑफ u प्लस बी। ऐसा होल्ड होना चाहिए। अगर u प्लस बी आइगन वेक्टर बनता है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो आए ऐसी। तो वो जो भी आइगन वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या 3 के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए फिर। सही बात है ना। या तो भाई आपके पास दो ही आइगन वैल्यू दे रखी है 2/2 के ऊपर, तो या तो वो 1 होगी या 3। तो लेमडा वन की पॉसिबल चॉइस कितनी है, या तो 1 हो या फिर 3 हो। सो ऑन एडिंग देम व्हाट वी गेट, a u plus b is equal to 1 times of u or 3 times of b. So this is what? So this is not a lambda times of u plus b. Yes or no? So this is not a lambda times of u plus b, है ना। तो u plus b is not आइगन वेक्टर। सही है, u plus b is not आइगन वेक्टर। सही है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बस। ए यू माइनस वी कैसा होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ u माइनस बी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। ठीक, तो ये आइगन वेक्टर नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? व्हाट हैपन इफ वी कंसीडर फील्ड एज अ फाइनाइट फील्ड ओवर Z2? तो ये u प्लस बी क्या बन जाएगी, इस पे आइगन वेक्टर बन के तैयार हो जाएगी इस बार। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई। बहुत ही अच्छा टॉपिक है नलिटी, मतलब मैट्रिसेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई। एक्चुअली में नलिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होती है। तो वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बस थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे जब वेक्टर स्पेस इसको करेंगे ना, वेक्टर स्पेस, तब जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक होता ही है कुछ टॉपिक को छोड़ने का, कि वेक्टर स्पेस हमने नहीं करा, पहले केवल और केवल मैट्रिसेस को डिस्कस करना है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा खास, ठीक है। तो हम वी आर इंटरेस्टेड इन
नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये है जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। क्या है? कलेक्शंस ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। सही है। करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा along with जीरो वेक्टर। तो यानी कि हर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर आ रहे हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए और उसमें जीरो वेक्टर को आप इंक्लूड कर दीजिए। तो ऐसी चीजों को हम नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड आइगन स्पेस। ठीक। एंड तो इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द आइगन स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होती है वैसे ही आइगन वेक्टर की कलेक्शन सब कलेक्ट कर लीजिए आप। जितने भी आइगन वेक्टर पॉसिबल है उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सबको कलेक्ट कर लीजिए। बस उसमें साथ में आप जीरो वेक्टर और ले आइए, क्योंकि आइगन वेक्टर जीरो तो हो नहीं सकता, हम पहले भी डिस्कस करके आए थे। इसलिए हमने इसको स्पेशल परमिशन दी है कि चलो हम तुम्हें जीरो वेक्टर भी दे देते हैं। तब आप सब मिलकर क्या बना देंगे, एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे और उस वेक्टर स्पेस का नाम होता है आइगन स्पेस। तो आइगन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, स्पेशल थिंग्स जो और चीजों से हट कर हो, इसलिए उसको आइगन नाम दिया गया है ना। देन तो एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। जब वेक्टर स्पेस बन गया तो उसकी डायमेंशन की बात होती है, फिर हम जनरली डायमेंशन की बात करते हैं। देन डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, सही है, इज नोन एज द नल्टी ऑफ ए माइनस। तो जो आइगन स्पेस की डायमेंशन है उसको हमने नाम दिया है नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं जीएम। गुड मॉर्निंग नहीं, सही है, जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि अगर बात करी जाए तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडाई। तो नल्टी निकालने का तरीका हमें पता है, तो यानी कि नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडाई कैसे निकाली जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का सबसे आसान तरीका जो आपकी थ्योरम है कि आप ये वाली थ्योरम करके आए थे ना, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए मिलकर नंबर ऑफ कॉलम्स एन के बराबर। बिल्कुल वही पैटर्न लगाना है, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई प्लस नल्टी ऑफ माइनस ए माइनस लेमडा आई किसके बराबर, एन के बराबर। तो वहीं से आप नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकाल लेंगे। कैसे, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो ये है हमारा नल्टी ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकालने का सबसे आसान तरीका। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आए, ठीक, तो ये बन गया हमारा ए माइनस लेमडा आई, लेमडा इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। इसकी रैंक निकाल दो, रैंक कितनी है 1, ऑर्डर में से घटा लो। तो नल्टी कितनी, नल्टी ऑफ लेमडा आई कितनी आ गई 1। तो 1 का मतलब है आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर आएगा। सही है।
अगर किसी चीज की नलिटी 2 आ गई तो उसका मतलब ये है कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ठीक। और 1 मिनट, आप इसकी जगह चलो 0 ही रहने देते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी है? 1 0 0। तो a माइनस 1 i निकालिए, कितना है? ठीक, a माइनस 1 i x इज इक्वल टू 0 निकालिए। तो 1 i करने पर क्या होगा, देखते हैं अभी, शायद आ जाए इससे, है ना? नहीं आएगा तो क्या है, एग्जाम्पल तो बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये करने पे कितना जा रहा है? हम्म, नहीं तो फिर तीनों पर, डायगोनल पर तीनों जगह क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे इजीली, है ना? तो 1 - i करने पर 0 2 3 0 -1 0 0 0 तो ये क्या आ गया हमारा? a माइनस लेमडा आई आया। इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 2। ठीक, 2 रैंक है, तो नलिटी कितनी होगी? 1। तो आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग केवल और केवल कितने आइगन वेक्टर आने वाले हैं? एक ही आइगन वेक्टर आएगा, है ना? अच्छा, अब देखना जरा, और इसको भी 1 बना लो। ठीक है, इन दोनों जीरो को क्या बना लिया? 1। अब a माइनस 1 i जब करने जाओगे तो ये भी 0 और a भी 0। अब रैंक कितनी रह गई मैट्रिक्स की? 1 रह गई। तो नलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब आइगन वैल्यू 1 तो 3 बार आई है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर आने वाले हैं? 2 आइगन वेक्टर आने वाले हैं आपके। कैसे? तो a माइनस लेमडा आई बन के तैयार, सिस्टम जनरेट कर लो। 0 × x प्लस 2y प्लस 3z मिलके 0, और यहां से 0 × x प्लस 0 × y प्लस 0 × z मिलके 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो दोनों सेम है। तो ये तो तीनों कह रहे हैं कि हम तीन कुछ कुछ भी रखो हमें, हम तीनों फ्री हैं एकदम। लेकिन ये जो इक्वेशन कह रही है कि कह रही है कि 2y इज इक्वल टू 3z, तो y को इस मैनर में लेना है, y और z को, कि उसका 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दैट मीन्स इनमें से एक फ्री है। सही है, इनमें से एक फ्री है ना? तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? x 2y और z की जगह कितना लगा देंगे? 2/3, और एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू किसमें? फील्ड में। तो देख लीजिए कितने वेक्टर आ रहे हैं, 2 वेक्टर बनकर आ रहे हैं, 1 0 0, और दूसरा वेक्टर आया 0 2 2। तो आइगन वेक्टर निकल कर आ गए। तो a माइनस लेमडा आई से इस तरीके से ये हमारा काम करती है। सही है या नहीं है? तो यानी कि आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये तो बात रही कि a माइनस लेमडा आई से नल्टी कैसे निकाली जाए, है ना? तो बात करें, अब जैसे कोई भी आइगन वैल्यू, पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है, और किसकी आइगन वैल्यू है? एक ही आइगन वैल्यू है। देन व्हाट कैन बी जर्नल ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा? तो किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कम से कम कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं? मैक्सिमम तो एन ही आएंगे, इससे ज्यादा, ऑर्डर से ज्यादा तो जाएंगे नहीं। और कम से कम कितने होंगे? कम से कम एक। तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक आइगन वेक्टर जरूर होगा। ठीक, ये वाली बात क्लियर है? तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक आइगन वेक्टर होगा ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? एन हो सकते हैं, जितना भी ए का ऑर्डर है ना? ए का ऑर्डर मान लो एन क्रॉस एन। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा कैन नॉट बी एक्सीड बाय द ऑर्डर। तो ये दो बात और आ गई कि कम से कम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक रहेगी, और मैक्सिमम ऑर्डर के इक्वल हो सकती है। ठीक, तो ये तो बात रही किसकी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। अब बात करते हैं किसकी? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी।
एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द आइगन वैल्यू रिपीट। ठीक, द नंबर ऑफ टाइम्स लैम्डा इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स लैम्डा रिपीटेड। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बात करी जाए तो यहाँ पे लैम्डा कितनी बार आया? 3 बार आया, तो वो उसकी क्या कहलाती है? ए एम। कोई भी आइगन वैल्यू कितनी बार आई है ना, तो ए एम इट इज डिनोटेड बाय रिपीटेड, इट इज डिनोटेड बाय ए एम। ठीक है, देन व्हाट कैन बी से अबाउट द ए एम? तो किसी भी आइगन वैल्यू, कम से कम आइगन वैल्यू आएगी तो एक बार तो आएगी, तो जस्ट सो सेम इन सेम मैनर ए एम ऑफ लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ए एम ऑफ लैम्डा कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एन हो सकती है। तो ये हमारे फैक्ट होते हैं ए एम और जी एम के। इज दिस क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में आइगन वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे। लगभग 5 से 6 लेक्चर और लगेंगे आइगन वैल्यू के, इसमें हम पूरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।